गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एनर्जी के साथ करें अपने दिन का आगाज और आज का हमारा मौजू है पीपी। क्या आपको समझ आया कि मैंने क्या बोला है? प्राइस प्लीज। प्राइस प्लीज। लेकिन आप किस चीज की पीपी पूछ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन हाँ इट इज समथिंग जो कि मुझे बड़ा एनॉय करती है। हाँ। कि अगर आप फॉर एग्जांपल फेसबुक पे या समवेयर जो भी ब्रांड्स ने या किसी भी बंदे ने कोई एक आर्टिकल शेयर किया, नीचे लोगों ने लिखा पीपी 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 पीपी, और फिर उसके आगे क्या होता है? इनबॉक्स इनबॉक्स लिख दो वहां पे। ओह गॉड, सीरियसली। अच्छा, आधे लोग अपने कस्टमर्स को इसी वजह से गवा देते हैं, लूज कर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मेरे पास, मुझे आर्टिकल जितना ही पसंद होगा, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं पहले देखूं ना तो उसकी कोई वेबसाइट है। एक तो होता है ना कि वेबसाइट होती है, आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप उस आर्टिकल सर्च करके आपको सारे आर्टिकल्स की प्राइस मिल जाती है। अगर उसकी वेबसाइट पे भी कुछ मेंशन नहीं है तो उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप प्राइस प्लीज़ लिखेंगे, कमेंट करेंगे, फिर आप वहाँ पे कहेंगे इनबॉक्स, फिर आप इनबॉक्स पे जाकर करेंगे और उसके बाद आप 2 दिन, 1.5 दिन, 1 दिन आप वेट करेंगे, देन आपको उसका पता चलेगा। इतना कोई आर्टिकल इतनी वर्थ नहीं होती हमेशा, बहुत कम, क्योंकि नॉर्मली लोग अपनी कन्वीनियंस देख रहे होते हैं। शुएब, आप भी वही चीज़ शॉप करेंगे, मैं भी वही चीज़ जो हमारे लिए कन्वीनियंट, और ऑनलाइन शॉपिंग लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं। एब्सोल्युटली ऐसे। तो इसमें एक चीज़ और भी है, नॉट जस्ट फॉर द आर्टिकल, इवन सर्विसेज के लिए भी। किसी ने अगर सर्विसेज दी हैं, फॉर एग्जांपल कार वॉश सर्विस है, अब आप लिख रहे होते हैं अच्छा प्राइस बता दो, हैचबैक की या सेडान की। यार लिख दो, क्या मसला है इस बात में? वो गाड़ी थोड़ी बदल जानी है, सेडान वुड रिमेन सेडान एंड हैचबैक वुड रिमेन हैचबैक। और क्या हर कस्टमर को क्या आपने अलग प्राइस बतानी होती है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि मतलब Why don't you tell the price? मतलब उस टाइम पे आप प्राइस बताएं ना, और उसको करें ना, अपने आपने कोई भी आप लिंक है तो मेंशन करें उस पे। इवन फॉर एग्जांपल फॉर अ फोटोग्राफर जो आपने सर्विसेज अगर देनी है तो आप पूरा एक लिस्ट है, आप शेयर कर दें उस पे कि ये आपकी प्राइस है फॉर द पैकेज, या ये आपका पैकेज है, उसकी डिटेल्स हैं। लोग जाके पूछते हैं, फिर उसके बाद देखते वो इंतजार करते हैं, समटाइम्स इंतजार लंबा हो जाता है, रिप्लाई नहीं आता, इवेंट गुजर जाता है, तो उसका फायदा नहीं होता। अच्छा, बिजनेसेस जो शुएब कहते हैं ना, एकदम पीक पे जाते हैं, पीक पे चले जाते हैं। अल्लाह ने एक इज्जत दी, इज्जत इज्जत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ने हमेशा मेहनत करने को, हाथ पाँव मारने को, आपकी स्ट्रैटेजी बनाना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में, क्योंकि अल्लाह आपको मौका ज़रूर देता है पर उसको सस्टेन करना वो आपके अपने हाथ में ज़रूर होता है। लिटरली आप इन लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे उनका बिजनेस पीक पे चल रहा है, आप उनको मैसेज ड्रॉप कर देंगे, मैसेज ड्रॉप हो चुका है, स्टिल देयर इज़ नो रिप्लाई, उसके बाद आप फिर किसी के थ्रू, आपका काम अच्छा लगा है तो कोई इतनी एफर्ट पुट करे, किसी के थ्रू आप नंबर लेंगे, देन आप व्हाट्सएप पे बिजनेस एक मैसेज सेंड करेंगे कि भाई हमें बता दो आपकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, एंड देन आपने बिल्कुल, क्योंकि आप यू नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो उसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल एक वेटिंग लिस्ट पे एक बंदे को डाल दिया, एंड देन ऑब्वियसली आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो किसी और की सर्विस को जाहिर है बुक कर लेते हैं, फोटोग्राफी की हो, वीडियोग्राफी की हो, कोई भी सर्विस होती है। बट स्टिल मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पीक आपकी अभी है, अगर आप अपने कस्टमर्स को सस्टेन नहीं करते तो क्या फायदा? अगर आप अपनी वो पीआर नहीं बनाते, अगर आपका वो रिस्पॉन्स नहीं है, अगर आप उस टाइम पे हम्बल नहीं हैं, आपको नहीं पता कि आपने किस तरह से अपने बिजनेस को सस्टेन करवाना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कितना सरवाइव कर जाएंगे? कस्टमर केयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से इदारे इस पे बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम बहुत से लोग हैं जो कस्टमर केयर पर उतना ध्यान नहीं दे रहे होते। नहीं करना को नहीं करना, अगला बंदा इनकार कर दें, एंड बहुत डिसेंट तरीके से आप उसको इनकार कर आप बताते हैं अवेलेबिलिटी आपकी नहीं है, जस्ट टेल देम दैट यू नॉट अवेलेबल, दैट्स इट। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि अगले को भी ना खामखा लगाया होता है, अच्छा नहीं बताते हैं, करते हैं, हो जाएगा, ऐसे कर लें वैसे कर लें। सो इतना काम ना करें, काम खराब हो जाता है, एट द सेम टाइम वक्त ज़ाया होता है आपका भी और उस बंदे का भी। सो अपना वक्त भी ज़ाया ना करें, किसी और का वक्त भी ज़ाया ना करें, बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, एग्जैक्ट चीज़ बताएं। एक मसला हमारे यहाँ ये ज़रूर है कि वो कहते नहीं वो यहाँ पे डीलिंग होती ही ऐसे है। नहीं यार, इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, इस रवैये को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताया करें, ये काम ऐसे है, ऐसे होगा। डिलीवरेबल्स जो आपके होते हैं वो भी क्लियर होने चाहिए कि आप इसके अगेंस्ट में ये डिलीवरेबल है मेरे, तो ये क्लियर चीज़ होगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज चीज़ें खराब होती हैं। मेक श्योर कि एक मैसेज में सब चीज़ें कन्वेड हों, ये भी बड़ा ज़रूरत है शुएब। मतलब हम तो इस पर्सपेक्टिव से बात करें कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात है, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, बट ऑब्वियसली हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है आप अपने कस्टमर्स को खुश कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनको आगे के लिए सस्टेन कर सकते हैं, सो दैट वो आपके कस्टमर बन जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जो एक दफ़ा कोई चीज़ ऑर्डर करे या आपसे सर्विसेज लेने की कोशिश करे तो वो बार बार आपके पास आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
आपकी स्किल्स क्या हैं और आप किस तरह से उनको ऐसा नहीं है कि हम अशरफ, मैंने अक्सर देखा है जो हमारे जो बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वो एकदम ज़ाहिर है उनके कोई आर्टिकल पसंद आ गया, एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी तो ऑब्वियसली वो आर्टिकल पीक पकड़ गया तो बड़ा अच्छा डील कर रहे थे, एंड देन वो रूड भी होना शुरू हो जाते हैं कस्टमर्स के साथ, बिल्कुल उनकी सर्विसेज खराब होना शुरू हो जाती हैं, मल्टीपल और फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते, True. ट्रस्ट मी, वो सस्टेन नहीं कर पाते और उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। सो अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं तो फिर आपको हर डोमेन में काम करना होगा, चाहे कस्टमर केयर है, वो चाहे मार्केटिंग है, चाहे ब्रांड इमेज है, चाहे आपकी प्रोडक्ट की जो एक क्वालिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी डोमेन में नहीं होना चाहिए। एनीवेज ये तो आज का हमारा पैगाम था तमाम ब्रांड्स के लिए भी, तमाम उन पेजेस के लिए भी जो कि क्रिस्टल क्लियर बात नहीं करते हैं और सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं अपना भी और कस्टमर्स का भी। लेकिन आज के राइजिंग पाकिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान ज्वाइन करेंगे, लेकिन छोटे से आपको एक मैं टीज़र दे देता हूँ कि आज एक ऐसे मेहमान ज्वाइन करेंगे जिन्होंने गाड़ी निकाली इस्लामाबाद से पहुँच गए लंदन। ये इस्लामाबाद से लंदन का सफ़र, वो कहानी आज होगी हमारे साथ, लेकिन जुड़े रहिए राइजिंग पाकिस्तान में, चूँकि बहुत से और मेहमान ज्वाइन करेंगे और बहुत सी और ज़बरदस्त मेहमानों के साथ साथ कहानियाँ तो करेंगे उन पर बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे रीसाइकलिंग की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे घरों में भी अब हम देखते हैं कि बच्चों में स्पेशली इस चीज़ का बड़ा इदराक है कि अच्छा रीसाइकलिंग करनी है। वो देखते हैं कि अगर घर में कोई चीज़ आई है तो उसका बॉक्स नहीं ये फेंकना नहीं है, ये आपने बिल्कुल ट्रैश में नहीं डालना, हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, हम कुछ बनाएंगे इसका। एट द सेम टाइम वो जो स्पेशली कुछ साल पहले की बात करें तो होता ये था कि अच्छा ये चीज़ इसको रख लेते हैं, फलां टाइम पे यूज़ करेंगे, स्टोर में चली गई। ये चीज़ नहीं ये काम आएगी, स्टोर में चली गई। ये चीज़ ये भी स्टोर में जाएगी, करते करते पूरा स्टोर भर गया, घर तकरीबन खाली हो गया। और उसके बाद मालूम ये हुआ कि स्टोर में जितनी चीज़ें पड़ी सब नाकार हैं, इस्तेमाल नहीं करनी, कभी यूज़ नहीं। अच्छा, ये हमारा बड़ा मसला है। हम वाकई हर घर में अगर देखो ना जाकर शुएब, तो यही चीज़ आ रही होती है कि ये रख लेंगे तो इस्तेमाल, फेंकनी नहीं है, ये इस्तेमाल की चीज़ हो जाएगी, कभी उसको यूटिलाइज नहीं किया। और इतनी सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो कि आप अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छा बनाकर, और ज़रूरी नहीं है कि वो उसी पर्पस के लिए यूज़ हो। अपनी अम्मियों से सीखें, कितना चॉकलेट का कुकी का बॉक्स अगर आता है तो वो सलाई का डब्बा बन जाता है। मुझे अच्छी लगती है ये चीज़ें। देखें, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि उनको ये बेहतर तरीके से पता है कि उन्होंने उन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज किस तरीके से करना है। अच्छा, अब या ये अक्ल अम्मियों में है और या अब आजकल के हमारे बच्चों में है। जो हमारी यंग जनरेशन है वो शायद बहुत ज़्यादा इसमें लैक भी कर रही है, या हमारे बहुत सारे लोग कह देते हैं हम जो कि बहुत लैक कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि इन चीज़ों को अगर रिसाइकल ना किया तो इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा और आप किस तरह से अपना बजट बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो आज इस मौजूद पर बात करने के लिए दो स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किए। नन्ही सी वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से वो रिसाइकलिंग पर काम कर रही हैं और वो पैसे कमा रही हैं। जस्ट इमेजिन, इन नाकारा अशिया को करामत बनाना और उससे भी पैसे कमा लेना है। इट्स अमेजिंग। और आजकल के बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं वैसे, और वो समझते हैं कि अच्छा हर चीज़ से फ़ायदा उठाना है, बड़ा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से इन्होंने परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड थिंग्स हमारे सामने रखी, आज हम उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। हमें ज्वाइन किया दो फ्रेंड्स हैं, आयमा फहद और उमाइज़ा फ़रूख। दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ज़बरदस्त हैं। उमाइज़ा, आप बताएं सब कैसा चल रहा है? बहुत ठीक, अच्छा चल रहा है। सो ये रिसाइकलिंग क्या है? हाउ डू यू डिफाइन दिस रिसाइकलिंग थिंग? ये एक तख्लीकी और तालीमी सरगर्मी है जिसमें ये तालिबा को ये सिखाया जाता है कि हम लोग किस तरह पुरानी और बेकार मवाद को हम लोग दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर हम नए अशिया में तब्दील कर सकते हैं। एक मिनट सब रुक जाएं आप पहले। आई मीन आफ्टर सो लॉन्ग एक स्टूडेंट ने आके इतनी जबरदस्त उर्दू में बात की है हमारे साथ। अमेजिंग। ये आप नॉर्मली ऐसी ही उर्दू बोलती हैं या आज इस शो के लिए तैयारी है? ये नहीं बोलती हूँ। That's amazing. बड़ी अच्छी चीज़ है ये। We should appreciate this because वाकई में हम नहीं देख रहे होते, बच्चे आगे तो परेशान होते हैं, उर्दू नहीं बोलनी आ रही, उर्दू नहीं बोलनी आ रही। तो इट्स गुड कि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंटली आपने इसको बोला। कैसे शुरू किया? आप बताएं, ये आइडिया कैसे आया कि अच्छा रिसाइकलिंग करनी है? क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो हम फेंक देते हैं और वो ज़ाया हो जाती हैं, तो हमने सोचा कि हम उनसे कुछ बनाकर बेच सकते हैं, हमारा भी फ़ायदा होगा। ये आइडिया आपको खुद से आ गया, टीचर ने दिया, पेरेंट्स ने दिया, किसने दिया? ये आइडिया टीचर्स का था। ओके। अच्छा, हाँ, बाकी भी ग्रुप में बाकी और बच्चे भी करते हैं या सिर्फ आप दोनों ने परस्यू किया? सिखाया किसने? थोड़ी सी स्टोरी बताएं ना हमें। वो एक्टिविटी अरेंज हुई थी तो ये हमें एक टाइम दिया गया था, उसमें हम लोगों ने ऐसी चीज़ें बनाई अलग अलग,
फिर हमने उनको सेल किया, फिर उनसे हमने जो हासिल की रकम वो हमने चैरिटी में तक दे दी ताकि उनकी भी वो मदद हो जाए और फिर ये फ़ायदेमंद भी क्या कुछ बनाया था, थोड़ा सा डिटेल से बताया ना, क्या चीज़ें इस्तेमाल की और कैसे उसको फिर यूजफुल बनाया? हो। हमने कार्डबोर्ड से चीज़ें Okay. बनाई, हमने कार्डबोर्ड के फ्रेम्स बनाए, Okay. वॉल हैंगिंग्स बनाई, टिन के डब्बों से गमले बनाए, ओके और जो हमारे पास कपड़े बच जाते हैं, हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई कपड़े बनाते हैं, उसका जो लेफ़्ट ओवर क्लॉथ बच जाता है, हमने उससे शॉपिंग बैग्स, पार्टी बैग्स और भी अच्छा, बहुत वो जो अच्छे कतरन अच्छे बच बैग्स जाती है बनाए। जब आप टेलर पे जाते हैं, कुछ टेलर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको जब ड्रेस स्टिच हो गया तो वो जो कतरन है वापस कर देते कुछ हैं। नहीं भी देते। हाँ। अब मैं इसलिए कुछ कह रहा हूं, कुछ नहीं देते हैं, जो नहीं देते वो यूटिलाइज करते हैं, वो छोटे बच्चों के कपड़े बनाते हैं, आपने तो फेंक देने थे, वो कहाँ कपड़े फेंक बनाते देते हैं, हैं? हम अपने घर के किसी बच्चे आपके का हम अपने घर के स्टोर में रख देते हैं। अपने घर के, और कुछ ना होता तो अम्मी कम से कम उसकी टाकी बना लेती। लेकिन देखिए बच्चों ने यूटिलाइज ज्यादा अच्छे तरीके से किया है कि सही उन्होंने बात है। बैग्स एंड समथिंग बनाया। एब्सोल्युटली। सो ये स्टिचिंग आती है वैसे आपको? मेरी मामा को आती है, उन्होंने करके दी। आपने आइडिया दिया, आपने चीजें प्रोवाइड की और आपने कहा इनको इस तरह हमने यूटिलाइज करना है, आपने चीजें बनाई। कितने पैसे कमाए इससे? हमने टोटल पूरे जूनियर सेक्शन ने 7,000। वाह। माशाल्लाह, इतनी सी एज में थाउजेंड्स की बात करना ये बड़ी बात होती है मेरे ख्याल में, बिकॉज इतनी सी उम्र में मुझे नहीं लगता हमें कभी ऐसी एक्टिविटीज की तरफ लगाया गया था कुछ, तो इट्स रियली गुड कि आज थाउजेंड्स में बातें करते हैं। थाउजेंड्स, उस टाइम के तो वैसे थाउजेंड्स भी हंड्रेड्स होते तो बड़ी बात होती थी, हम तो 2 रुपए लेके स्कूल जाते थे। पुरानी हाँ, टाइम की बात है। हम उस जमाने की बात करें। देखिए बड़ी अच्छी बात होती है कि आपके टीचर्स जब आपको इनकरेज कर रहे हो, देन आपके पेरेंट्स भी सपोर्टिव हो, बड़ी अच्छी बात होती है ये। सो आपकी क्लास में बाकी बच्चे भी अभी जिस तरह आप इसको आगे परस्यू कर रहे हैं, क्या वो लोग भी कर रहे हैं? कौन बारी बारी जवाब दें बेशक। उन्होंने बना के दिए, मतलब मेरी मामा ने Okay. बैग बना के दिया हाँ। मुझे। वो उनके पास वेलवेट का क्लॉथ पड़ा हुआ था बचा हुआ, उनको टेलर का शौक है, मतलब वो ऐसे ही कपड़ा सिलाई करती है, उनको शौक है, सही। तो वो उन्होंने मुझे बना के दिया। ओके, अच्छा थोड़ा सा आप बताएं कि हाउ गुड इज दिस, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात करते हैं ज़रा उसमें भी एक हिस्सा है कि हम एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड रिसाइकलिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, तो आप इसको किस निगाह से देखती हैं? जैसे ये जैसे कोई मसला ऑब्वियसली नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए भी ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो कोई आप लोगों के स्कूल में एक्टिविटीज़ भी होती हैं इस तरह की कि यू नो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हो गया, या वैसे, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम बुक से हट के भी ज़ाहिर है बच्चों को पढ़ाया सिखाया जाता है, कम्युनिटी सर्विस का स्पेशली बताया जाता है। सो आप लोगों की भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे आप लोगों को भेजा जाता है इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए? कम्युनिटी लेवल पे ना हो, लेकिन अक्सर हमारे स्कूल में ऐसे एक्टिविटीज़ अरेंज होती हैं, जैसे कोई हो, जैसे अभी हमारी हुई है ये रिसाइकल वेस्ट मटेरियल, इस तरह की और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ अरेंज होती हैं, जैसे कि इसमें जैसे स्पोर्ट्स डे वगैरह हो गए, और फिर स्पोर्ट्स डे पे बड़ी एक्टिव हैं, गोल्ड मेडल भी लिया आपने? वो नेशनल गेम्स, नेशनल गेम्स, वाओ, क्या करती हैं उसमें आप? जिम्नास्टिक्स का कंपटीशन था। ओके, वाह। उसमें और भी अलग अलग हैं कंपटीशन, जैसे फुटबॉल हो गई, स्किपिंग रोप्स, वॉलीबॉल, इस तरह की और भी गेम्स हैं। सो आप वो भागते रिंग में से गुजर जाती हैं, वो वाला जिम्नास्टिक करती हैं? नहीं, सिंपल जिम्नास्टिक्स सिंपल में कौन सा वाला होता है? टाइप, जैसे कार्टव्हील्स, स्प्लिट्स, ओके, बैक बेंड्स। ऑलराइट, और ये नेशनल लेवल पे आपने गोल्ड मेडल लिया, दैट्स वंडरफुल। हमारे स्टूडेंट्स तो बड़े आगे जा रहे हैं, स्पेशली लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। आपके क्या शौक है इसके अलावा, रिसाइकलिंग के अलावा स्कूल में और क्या एक्टिविटीज इसमें आप पार्टिसिपेट करती हैं? और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई हमारी, और मैंने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन जिम्नास्टिक्स में मैंने नहीं किया क्योंकि तब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे पसंद है आपको जिम्नास्टिक्स? नहीं, नहीं, इतना पसंद भी नहीं। नहीं है और तबीयत भी खराब है, एडवेंचर काम पसंद मुकाओ। नहीं है? एडवेंचर नहीं अच्छा लगता, कंफर्ट अच्छा लगता है सर? अपने भी शौक की बात है, कंफर्ट अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह सलीम रही के हूँ। टाइप की है। नहीं, आप मेरे टाइप के, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि एडवेंचर पसंद है लेकिन मैंने इस उम्र में, इससे आगे मैं अपने एडवेंचर कर भी चुकी हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे वैसे छोटी उम्र में कंफर्ट उनको पसंद होता है, लेकिन उसमें रहते हुए भी देखें वो कितना अच्छा काम कर रहे Absolutely हैं। ऐसे ही है। अपने कंफर्ट में रहते हुए अपनी डोमेन में देखें,
कुछ सपोर्ट के साथ वो कितने अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं। और जिस तरह से ये दोनों बच्चियाँ इन्होंने काम किया, इनकी पूरी क्लास ने जिस तरह से काम किया, इनकी स्कूल टीचर्स कर ने रहे हैं आप सपोर्ट देखिए, किया। इसमें स्कूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, टीचर्स ऐसे मिलते हैं इनको जो गाइड कर रहे होते हैं और बच्चे उस गाइडेंस को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे होते अच्छा, हैं। बहन भाइयों को भी शौक है आयमा? आपके बहन भाई हैं आपके और कितने? और मेरी उनको भी एक शौक बहन है। एक बहन है, आपसे छोटी है। सो अभी मेरा ख्याल है अभी से उसको भी साथ साथ इस तरह क्रिएटिव एक्टिविटीज में आप शायद इन्वॉल्व करती वो हैं। कोई भी गत्ता होता है वो उठा के अपनी डॉल्स के लिए चीज़ें बनाने लग जाती है। उसको डॉल्स का बहुत शौक है। How old is she? शी इज़ 5 years old। माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह। 5 साल की है और अभी से वो डॉल्स के लिए घर पे वो खुद बना रही हैं, जो भी उन्हें गत्ता मिल जाता है ना, लेकिन जो भी वो ट्रैश। एक काम करती है कि वो चीज़ें ज़ाया करती है। ओह, छोटी बहुत है, इतना मार्जिन तो दो ना उसको, अभी तो छोटी बहुत लेकिन है वो बड़ी मेरा ख्याल है डंडा लेके साथ। ये आप ही बहुत सख्त आप ही है। बड़ी सख्त आप ही हो वैसे कि नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। वो सख्त है मेरे साथ। वो सख्त। ये भी वैसे आजकल हो रहे हैं, छोटे बच्चे ज्यादा तेज आ रहे हैं और बड़ों को उन्होंने कहा चलो 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 शाबाश, हम सही बात है। बताएंगे कैसे काम चलता है। अच्छा, हमारे से इन्वायरमेंट को देखते हुए जितने हमारे बच्चे आजकल सेंसिटाइज हो चुके हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज को, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, हाउ डू यू सी दिस? क्या इश्यूज हैं जो आपको आसपास नजर आ रहे होते हैं एंड व्हाट डू यू थिंक, कैसे इन पर हमें काम करना चाहिए? ऐसे देखिए हर जगह पे बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा होता है, ऐसे जो जैसे कि बहुत ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो इन सबको ऐसे जैसे कि हम लोग इनको कलेक्ट करके नई चीज़ें भी बना सकते हैं। और फिर यहाँ तो हम ऐसे यहाँ हर जगह पे गार्बेज बिन्स भी लगा सकते हैं ताकि फिर यहाँ पे, क्योंकि अक्सर होता है कुछ लोगों को मिलती नहीं है तो फिर वो कहीं पे भी फेंक देते हैं। और तो इसमें एक फिर- इशू ये भी होता है ना कि आहिस्ता इस तरह से तो इसका रुझान आ रहा है कि आप ड्रम्स अलग से लगाते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनिक वेस्ट का है, ये प्लास्टिक वेस्ट का है। हमें तो बेसिकली इसी एजुकेशन भी होनी चाहिए कि अगर आपने ग्लास आपका टूट गया तो उसे कैसे आपने वेस्ट करना है। मैं कल एक तस्वीर देख रहा था सबीन के, एक कुत्ता था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मालूम ये हुआ कि किसी ने वो जो ब्रेड थी उसमें कोई कील, जैसे बच्चे शरारत में अगर लगा दी तो उन्होंने फेंक दिया और इस तरीके से उसने खाया तो उसका ज़रा पूरा मुंह जख्मी हो गया। सो हाउ टू वेस्ट, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको सीख सकें। एंड ऑल्सो बच्चों को भी अपने समझाएं इन हाँ। चीज़ों के बारे में, कि ख्याल करें। और वैसे भी अगर देखें घर में आपका जो कांच टूट जाता है, हम उसको रैप भी नहीं करते किसी चीज़ में, हम उसको एज इट इज़ डस्टबिन में फेंक देते हैं। सो उसका भी देखें कि जो हमारे क्लीनर्स हैं जब वो आते हैं सफाई के लिए आते हैं, जब उसके अंदर से वो निकाल रहे होते हैं तो जस्ट इमेजिन कि उनका हाथ उससे ज़ख्मी हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह शुएब ने बताया, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ को किस तरह से फेंकना है और क्या चीज़ है जिसको आप आगे रिसाइकिल भी कर सकते हैं, जिसको ना फेंकें। तो ये एक दूसरे का ख्याल रखना होता है जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी का ख्याल करेंगे तो आपका ख्याल कोई करेगा। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। सो थोड़ा सा बताएं मुझे आयमा, आप भी बताएं कि आप कैसे देखते हैं क्लाइमेट चेंज को, इन्वायरमेंट के जो इश्यूज हैं? हर जगह ही कूड़ा पड़ा होता है। डस्टबिन्स जो लगाई हुई हैं स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे, उनमें कूड़ा कोई नहीं डालता, बाहर लेकिन फेंक साइड देते पे फेंक देते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा है और ये बड़ा एक मसला है। इस पे ज़ाहिर है लोग फिर परेशान भी हो रहे होते हैं कि जब हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है तो उसके वजह से हम सब इफेक्ट हो रहे होते हैं, पूरा आपका इकोसिस्टम मुतासर हो रहा होता है। क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में? ज़रा बच्चों से पूछते हैं ना कि ख्वाब क्या है, क्या करना चाहती हैं, अपनी Plan क्या है प्रैक्टिकल भाई? लाइफ में क्या करना चाहती हैं? बताएं, पहले आप बताएं जी। मैं तो बड़े होकर पहले तो मैं IT ओके, करूँगी। मेरे IT में फादर भी जाएंगी। वही Alright. करते हैं। उसके बाद मैं आर्ट की डिग्री लूँगी, मुझे आर्ट का बहुत सो शौक। IT एंड आर्ट, आई मीन Nice. वेरी ऑपोजिट थिंग्स, बट आप दोनों में जाना चाहती हैं आगे। दैट्स नाइस। आप हमारे बताएं क्या करना चाहती हैं? पेरेंट्स तो इंकरेज करते हैं कि डॉक्टर बनो, ओके, लेकिन आप क्या बनना चाहती हैं? कभी कभार तो ऐसे दिल करता है कि लाइक जिम्नास्टिक्स पे फोकस करो। ओके, स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती हैं, एथलीट के तौर पर आगे आना चाहती हैं। हु इज योर फेवरेट एथलीट बाय द वे? नॉट अ फेवरेट एथलीट बट लाइक यूट्यूबर है, लाइक अन्ना मैकनल्टी। ओके, लाइक शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। ऑलराइट, उनको फॉलो करती हैं आप? किस मुल्क से हैं वो? अमेरिका। अमेरिकन एथलीट हैं जिसको फॉलो करती हैं और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए इनको लगता है कि मुझे भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना वैसे चाहिए। इसके लिए तो एथलीट अगर आपने बनना है और आगे जाना है, फिटनेस पे बड़ा ध्यान, तो ये बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें तो बड़ी कम करनी पड़ती होंगी। खत्म वैसे भी करनी शौक है, पड़ेंगी। हाँ, कम तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है कम, वाकई ये तो बिल्कुल आपको खत्म करनी पड़ेंगी। तो क्या इस पे गिव अप कर सकते हो या ऑलरेडी, क्योंकि जिम्नास्टिक तो आप करते हो, तो आपने अभी से ही थोड़ा सा अपनी डाइट पे, अपनी फिटनेस पे फोकस करना शुरू किया हुआ? बीच में है।
बीच में मतलब अभी इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली आगे जब प्रोफेशनली लेके चलना चाहेंगी तो उस लिहाज से फिर माइजा उसको फॉलो भी करी होगी। वैसे आप दोनों फूडी भी हो, क्या पसंद है खाने में दोनों को? मेरा तो फेवरेट पिज़्ज़ा है हाय पिज्जा, तो पिज्जे के बाद तो फिर और वो मैं कल खा के भी आई हूँ। गुड, ओहो, दैट्स वेरी नाइस। तो कितने दिन बाद आप कहते हैं कि आप क्रेविंग हो रही है पिज्जा की? आप समटाइम्स होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यही खाना है, सिलेक्टिव होते हैं, बस ये 2-3 फूड आइटम्स है, बस यही हमें खाने हैं। तो आपके मैं तो सारे खा लेती हूँ लेकिन Okay. पिज़्ज़ा एक सारे सब कुछ खा लेती हैं? टिंडे कब खाए आखिरी दफा? खाए होंगे पिछले मंथ। अच्छा सब्जियां भी खाते हैं? खा लेती हैं? ये कितनी नहीं, अच्छी बात है। देखिए बच्चे सब्जियां भी खा रहे हैं, आप भी खाने पीने में सब कुछ खा लेती हैं? वैसे घर में मम्मा वैसे घर में इतनी सब्जियां बनाती नहीं है, क्यों? मम्मी को खुद नहीं पसंद होंगी ना? हाँ, इस कोई वजह ऐसे खाने वाला नहीं होता। आप जिद मुझे करके तो- बनवाया करें। सब्जियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे आज आप हमारे शो पे आई हैं, हम आपको इनकरेज करके ज़रूर भेजेंगे कि सब्जी आप, अब हम कहते हैं ना कि अच्छा बड़े होके बच्चों में स्टेमिना नहीं है, बीमार हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, हम इतनी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, हमारे बच्चे एक्टिव नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ मीट की तरफ रहते हैं यस, या फिर जंक फूड की तरफ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक रीज़न होती है। सो आप हमारे शो पे यहाँ पे आज हम बता के जाएं अपनी मम्मा को भी कहीं कैमरे में देख के कि आइंदा से मैं सब्जियां खाऊंगी स्पेशली मेरे लिए। वो जब बनाएंगे तब खाएंगे ना, नहीं, वो मसला ये भी तो वो है कह रहे हैं ना। ना, कोई खाने वाला नहीं होता। एक जब खाने वाली होगी तो फिर बनेगी फिर सब खाएंगे, सब खाना शुरू कर वरना देंगे। सबीना आंटी घर आ जाएंगी खाने के लिए। मुझे तो सब्जियां बहुत पसंद है ऑनेस्टली, मुझे तो आई लव वेजिटेबल्स, मुझे आप पसंद है। फोकस करें ना सबीना आंटी, आंटी पे मैंने फोकस किया, उनकी वजह से आंटी हूँ मैं। इस तो पे शुएब भाई और सबीना आंटी। भाई आप 18 इयर्स के 18.5 18 हो गए, नॉट 18.5 18 इयर्स के। सो ऑब्वियसली इनकी तो मैं आंटी हूँ, लेकिन आप ही कहते हैं ज़्यादा बेहतर होता है, राइट? आंटी बेहतर है। अच्छा, एक और मौजूद पे आते हैं सभी जो कि बच्चे साथ मौजूद हैं। हम अक्सर बात करते हैं ना कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जिस तरह से बच्चे उस पे हमें ज़्यादा टाइम लगाते नजर भी आते हैं। तो आज हमने मौके का फ़ायदा उठाना है, जो कि वक्त भी हमारे पास है, बच्चे भी साथ मौजूद हैं। सो पहले माइज़ा आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे कितना वक्त आप लगाते हैं और घर वाले क्या कहते हैं? अच्छा फ़ोन छोड़ दो, ये कंटेंट कंज्यूम ना करो, क्या करती हैं आप? अगर ऐसे स्कूल से कोई ऐसे जितना ज़्यादा होमवर्क मिलता है तो बस टाइम कम नहीं होता बचता है ना? अच्छा, रूटीन ऐसी होती है, क्या करते हैं पूरा दिन? रूटीन क्या होती है आपकी? बिकॉज अगर आपके पास टाइम नहीं बचता सोशल मीडिया के लिए तो बाकी बच्चे उसको फॉलो कर सकते हैं कि वो कैसे सोशल मीडिया से दूर पर है। तो मतलब स्कूल से आए, फिर लाइक खाना वगैरह खाया, फिर जब टाइम होता है होमवर्क का उससे पहले होता है टाइम हो लाइक फ़ोन वगैरह यूज़ करने का। लेकिन अगर कोई ज़्यादा होमवर्क हो तो थोड़ा जल्दी शुरू कर लेते हैं और फिर होमवर्क ख़त्म हुआ, फिर खाना वगैरह खाया, फिर जब अपने जो सोने का टाइम है उससे पहले थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर लिया। यानी तकरीबन आप दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा इस्तेमाल कर लेती हैं फ़ोन तकरीबन? दैट्स योर स्क्रीन टाइम, राइट? तकरीबन। आप कितना इस्तेमाल करती हैं फ़ोन? मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। क्यों? आपको होमवर्क नहीं मिलता मिलता है, मैं या आपने स्कूल खाना से नहीं खाना आती होता? हूँ। मैं 2:30 स्कूल से आती हूँ, ओके, जब 2:30 हम घर पहुँच जाते हैं। Okay. उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके खाना खा लेती हूँ और मेरी ट्यूशन टीचर आती हैं घर, वो 4:30 आती हैं। 4:30 से 5 मैं अपनी कुरान क्लास लेती हूँ, फिर 10 o'clock तक मेरे पास फ्री टाइम होता है। ओके, तो देखिए फोन ना। यूज करती हैं ज्यादा? ओह वेरी बैड, फ़ोन नहीं, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करती हैं उस पे? आप चलिए आपको आईटी का Games शौक भी है, बट खेलती कंप्यूटर हूँ। में करती क्या है? मैं ज़्यादा तो मैं डॉक्यूमेंट्स बनाती हूँ, लाइक किसी चीज़, मुझे जब साइंस पसंद है तो Okay. मैं कोई निकालती हूँ टॉपिक, जैसे हमें मैम पढ़ाती हैं कोई, तो मैं उसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाती हूँ पावर पॉइंट पे। अच्छा, ये देखिए ना कि यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ, यानी सिर्फ ये नहीं कि आपने गेम खेलनी है या बच्चों से सिर्फ स्क्रॉलिंग करनी है एंड कंटेंट कंज्यूम करना है। वो कह रहे हैं कि वो टाइम लगाती ज़रूर हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर पे, बट वो उसको यूटिलाइज करें। थोड़ा सा बताइए हमारे बच्चों को भी, देखने वालों को, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा और उसके लिए आप उसी पर काम करें कंप्यूटर और पे। बहुत छोटी एज से ही हाँ। आपने अपनी चीज गोल डिफाइन करके आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल करी है। मैं तो इंग्लिश के ग्रामर जो होते हैं टॉपिक्स, मैं जिस दिन मैं पढ़ाती हूँ उसी दिन घर आके मैंने गूगल डॉक्स, गूगल पे होता है एक ऐप है, गूगल टॉक्स, तो उसके ऊपर मैंने अपने सारे ग्रामर के नोट्स बनाए हुए हैं। Okay. जब भी मैम कुछ पढ़ाती हैं मैं घर आके उस पर लिख देती हूँ, साइंस का, इंग्लिश का और भी सारे सब्जेक्ट्स का मतलब लिख देती हूँ। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होता है मैंने इस एप्लीकेशन पे जाके उसको लिखने का?
बाद में मुझे इजी होता है, एग्ज़ाम से पहले मैं एक बार गो थ्रू कर लूँ तो मुझे बहुत अच्छा याद हो जाता यानी बिल्कुल ऐसे जैसे आपने घर आके दोबारा लिखा या तो पेपर पे या आपने वहाँ टाइप कर है। लिया? मैं टाइप करती सो हूँ। आप टाइप करने को प्रेफर कर रही हैं और आप वहीं पे नोट्स बनाते हैं। आई मीन दैट्स अगेन यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो लिख नहीं रही, वो कह रही मैं टाइप कर दूंगी। विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती भी हैं, और अगर हम अपने वक्तों में जाएं तो हम ज़रा नोट्स बना लेते थे, लेकिन वो आप नोट्स बना रही हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखिए करते ना, हुए। ई-नोट्स आसान है ना, ये अच्छी बात है कि वो इस्तेमाल भी कर रही होती हैं। अच्छा, आप लोगों को भी अभी इतनी सी एज से एआई को आप यूज़ करने लग गए हो अभी इस एज से ही? बिकॉज आपकी जनरेशन तो शायद, हमारी तो तब तो था ही नहीं, लेकिन अभी भी एक्सेप्टेंस शायद स्कूल लेवल पे या उस तरह से कम है, लेकिन उसका ज़ाहिर है, जैसे आप शुएब ने बताया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो वो आप पॉजिटिव वे में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या एआई का यूज़ करते हो अपनी डेली स्टडीज़ में? मैं एआई का यूज़ करती हूँ, कुछ मुझे ना समझ आए, वैसे तो मेरी ट्यूशन टीचर आती हैं तो मुझे सारा समझा देती हैं, लेकिन अगर ऐसे ही मैं कुछ रिसर्च करूँ तो एआई का इस्तेमाल कर लेती तो हैं। मैं एआई का यूज़। वैसे आप भी करती हैं एआई का इस्तेमाल? कभी कभार जब कोई ऐसे कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो या फिर कोई ऐसे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, मीनिंग ना आ रहा हो, तो उसके लिए बस। फायदा मैं- होता है एआई का? सॉरी, मुझे कुकिंग पसंद है ओके। तो मैं एआई से रेसिपीज पूछ के क्या बनाया था लास्ट टाइम? सैंडविच बनाया था। ओके। और बर्तन धोए हैं कभी? हाँ धोए हैं, धोए हैं। हाँ, लेकिन तो सिर्फ बच्चों एक को बड़ा बार। शौक कामों होता में है। हेल्प करते हो वैसे घर के कामों में अम्मा अब्बा की? एक बर्तन धोए क्या करते हो पूरा दिन? या ऑब्वियसली दिन में शायद टाइम इतना ना हो, तो आपके पास तो खैर बहुत टाइम होता है, लेकिन सैटरडे संडे मैं बर्तन नहीं धोती, लेकिन मैं सुबह, मेरी मामा थोड़ी लेट उठती हैं और मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मेरी बहन उठा देती है मुझे। कैसे उठाती है वो? वो उठ जाती है 7 o'clock, उसकी रूटीन Okay. बन गई है। 7 o'clock उठने के बाद वो अपना मोबाइल लेके आती है और फुल वॉल्यूम पे कर हैं? ये जो 5 साल की आपकी बहन काम कर रही है वो काम ठीक नहीं कर रही, इसको आप ठीक करें। वाकई मजलूम है वो इस मामले में, जो कहती है ना कि मेरी जो छोटी बहन है उसका रोब होता है। ये इसका फोन छुपाएं, छुपाती क्यों नहीं आप उनका फोन? वो सिर्फ सुबह ही देखती है। Alright. अगर उससे फ़ोन ले लिया तो उसका लाउड स्पीकर कौन सुने? ये भी बड़ा मसला है। अच्छा, लेकिन ये नहीं इशू भी है ना कि पेरेंट्स इसलिए, बड़े बहन भाई इसलिए फ़ोन देते हैं छोटे बहन भाई बच्चों को कि वरना उसका अपना लाउड स्पीकर ऑन हो जाएगा। बट दैट्स अगेन वेरी बैड। देखें आप उसको उस चक्कर में, वो तो आपको ब्लैकमेल कर रहा है बच्चा कि मुझे फ़ोन नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा, मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा। नो, 2 दिन चीखे चिल्लाएगी, तीसरे दिन ठीक हो जाएगी। वो नहीं ठीक होती। वो नहीं ठीक Try होती। करें। आजकल के ट्राई बच्चे- किया है। ट्राई भी करके देख लिया है। अच्छा, वैसे उसको हेल्दी एक्टिविटीज में आप खुद लेके आओ, अगर पेंटिंग उसे recycling की तरफ लेकर आओ। बहुत ज़्यादा करती है पेंटिंग, अच्छा। लाइक मतलब वो अपना टाइम ऐसे मैनेज करती है कि सब काम के लिए उसके पास टाइम होता है। 5 साल के टाइम तो होगा ना, उसने स्कूल जाना है। स्कूल जाती तो है, अच्छा, स्कूल शुरू हो गया उसका। लेकिन उसको होमवर्क ही नहीं मिलता कोई। हाँ, वो छोटी छोटी है है ना, ना, अभी तो अभी स्कूल बिल्कुल homework। प्री स्कूल की बच्ची है, तो उसने एक पेज का होमवर्क मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कोई तो वो तो नहीं उसने मिलता। यूं कर लेना है। फिर उसने कहना बस टाइम ही टाइम है, अब टाइम यूटिलाइज में करूंगी, और वो करती है टाइम यूटिलाइज। आपकी बहन भाई, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कैसी बहन, आप कैसी, आपकी या छोटी बहन जो भी है? छोटी बहन हूँ। आप छोटी बहन है, ओके। भाई है 8th में Okay. और क्रिकेट का बहुत शौक है। मतलब जैसे कि वो हर वीकेंड पे जाता है बाबा के साथ ग्राउंड में, वहाँ पे खेल के आता ओके। है। तंग बहुत करता है आपको या पेरेंट्स को? मुझे। क्या कहते हैं? पता नहीं, आके कभी फ़ोन बंद कर दे, कभी किसी दोस्त के साथ कॉल पे हूँ तो फिर वो आके कॉल काट जाता है। कभी कभी कोई जैसे कोई चीज़, ऐसे कोई पेंसिल से लिख रही हूँ तो पेंसिल उठा के ले जाता है। तो बहन भाई ऐसे ही होते हैं ना, चलते चलते आप अगर सो रहे हैं, आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को आप बिस्तर में हैं, ठंड हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो अक्सर भाई अंदर आते हैं, लाइट ऑन करके दरवाज़ा खोल के चले जाते हैं। कुछ होते हैं लाइट ऑन ना भी करें, दरवाज़ा खोल के चले, तो फिर वो आपके लिए अजियत होती है ना बिस्तर से निकलना। नहीं, ये भाई ही शरारती हैं सिर्फ, मतलब ये बहनें कुछ नहीं ज़्यादा कर रही। भाई होते हैं, भाई बहनों को बहुत तंग करते हैं, सीरियसली ऐसी बात है ना। बहनें बड़ी मासूम होती हैं। ऑलराइट, मान लेते मेरी हैं। बहन तो नहीं है। क्योंकि आपका भी भाई नहीं है ना। मेरा मतलब CPU, जो मेरा कंप्यूटर है वो इधर पड़ा है, और जो CPU होता है वो बिल्कुल साइड पे पड़ा है ना, तो मैं अपना पूरा फोकस मेरा कंप्यूटर पे होता है। मेरी बहन आती है, उसको शट डाउन कर देती है, वो सेव ही नहीं होता और दोबारा लिखना पड़ता है। ये तो काम बड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, वो छोटी बच्ची है, अब इसे बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी से उसे कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट में स्पेशली या हमारे शो के मुतालिक बच्चे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि अच्छा उनसे मुतालिक क्या बात हो रही है, हमारे टॉपिक्स भी उनके गिर्द घूम रहे होते हैं। सो जो कुछ बातें इस सेगमेंट से निकली उसमें स्पेशली हम ये बात ज़रूर करेंगे कि जो बहन भाई छोटे या बड़े तंग करें, ये बड़ी बुरी बात है, तंग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया उमाइज़ा, बहुत शुक्रिया
आयमा दोनों को प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ा मजा लगा, बड़ा मजा हुआ आप लोगों बड़ा से, मजा आया आप लोगों से बात करके। बच्चों की उर्दू इतनी अच्छी थी कि हम परेशान हो गए। आपको कितना मजा लगा, आपको कितना मजा हुआ, कितना मजा आया आपको सेगमेंट का? यार हमें फीडबैक जरूर देना। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज एक ऐसी मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है कि जो लिखते तो हैं लेकिन इसके साथ साथ बहुत से और मुल्कों में जो लिखा जाता है वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाते हैं इन अ वे कि फॉर एग्जांपल एक फ्रेंच नावल हो या इटालियन ज़बान में किसी ने कुछ लिटरेचर तहरीर किया हो, उसको अपनी ज़बान में उसका तर्जुमा करना ताकि हम लोग पढ़ सकें और देख सकें अच्छा वहाँ का लिटरेचर क्या है, वहाँ पर किस तरह के राइटर्स हैं, वहाँ किस तरह से काम हो रहा है। सो ना सिर्फ अपनी ज़बान में लिखना लेकिन दूसरी ज़बानों के काम को यहाँ तक पहुँचाना, ये है जो वो कर रहे हैं। सरफराज बेग साहब इनका नाम है, मुख्तलिफ मुल्कों में रह चुके हैं, अभी तो पेरिस से आए हैं, तो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आने के लिए। ये लिखने का शौक कब से है? मुझे लिखने का शौक बचपन से तो नहीं है, Okay. लेकिन यह कि पढ़ने का शौक बचपन से था। हाँ। और जब छोटा था तो तालीम और तरबियत और नौने हाल पढ़ता था और Okay. बच्चों की दुनिया इस तरह के। मैं इतना पुराना हूँ कि उस दौर में जो किराने की दुकानें थी, प्रोविजन स्टोर, वहाँ पे लाइब्रेरीज हुआ करती थी, वहाँ से भी लेके किताबें पढ़ा करते थे। तो उसके बाद 92 में मैंने हल्की फुल्की शायरी शुरू की, फिर मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखनी शुरू की, क्योंकि मैं टूरिस्ट गाइड था पाकिस्तान में। अच्छा। तो 4-5 साल नॉर्दर्न एरियाज में काम किया। मैं फ्रेंच, इंग्लिश और इस तरह की लैंग्वेज में टूरिस्ट गाइड था। तो वो करते करते 95 में मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया। और पहले लिखने का बताता हूँ, पहले शायरी शुरू की, फिर अफसाने लिखने शुरू किए। सही। और 95 में जब मैं लंदन से उसके बाद इटली गया तो मैंने नावल लिखने शुरू किए, क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी अफसाने लिख के। तो उस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सारी बातों को बताना पड़ता। तो फिर मैंने नावल निगारी शुरू की और 2007 में मेरा पहला नावल छपा और ऑनवर्ड मेरा लास्ट नावल 2024 में वो इंडिया से छपा, हाथी चौक। तो 6 नावल्स हैं और 2 इंग्लिश बुक्स हैं, वो मेरी फ्रांस से छपी। वाओ। और एक मेरी इटालियन शॉर्ट स्टोरी की बुक है, जो इटालियन शॉर्ट स्टोरीज मैंने उर्दू में ट्रांसलेट की और वो पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स ने छापी और वो मैं अपने साथ लाया भी हूँ। तो अगर हो सका तो दिखाऊंगा भी। आसान क्या लगता है जिंदगी में? आसान मुझे ये लगता है कि जब जो ज़िंदगी की जो रियलिटीज़ हैं, हकीकतें हैं, उनके बारे में बात करना। अच्छा। क्योंकि मेरा पसंदीदा नावल निगार चार्ल्स डिकन्स है, ओके। इंग्लिश में, तो उर्दू में शौकत सिद्दीकी। तो मैं उनकी तरह की कहानियों को लिखने का पसंद करता हूँ जो बिल्कुल बेस से जो लोग होते हैं ना उनकी। ओके। तो मेरे ज़्यादातर कैरेक्टर ऐसे होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं। अगर अमीर भी होगा तो वो पाकिस्तानी ड्रामों की तरह के अमीर नहीं होते, स्विमिंग पूल भी और ये वो नॉर्मल लोग होते हैं। अच्छा, वो तो जो एक्टर्स होते हैं, एक शो में देख रही थी कि एक एक्ट्रेस आई हुई थी, सीनियर एक्ट्रेस थी, तो वो कहती है कि हमें इस ड्रामे को शूट करते हुए बहुत मुश्किल हुई क्योंकि हम कभी इतने अमीर हुए नहीं। हालांकि वो उनको देख के लगे तो वो भी काफ़ी अमीर ही हैं बिकॉज बहुत अरसे से काम वो कर रही हैं, बट उन्होंने कहा कि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं था कैसे, तो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल अमीर बनने की एक्टिंग करना। मैंने वो ड्रामा देखा है। आपको समझ आ गई मैं किस ड्रामे की बात करी। तो उन्होंने कहा कि वो इतना अनरियलिस्टिक करके दिखाया हुआ है कि हमें पता ही नहीं कि अमीर लोगों का घर कैसे होता है, इतने अमीर लोगों का, वो खाते कैसे हैं, वो बात कैसे करते हैं, ऑल दैट। मेरा सेंट्रल आइडिया ये होता है कि जो चीज़ें मुझे पता है मैं वो लिखता हूँ। हाँ। जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता उनके बारे में नहीं लिखना चाहिए। स्पेशली वो चीज़ उसको लिखना भी इस तरीके से कि लोग उससे कनेक्ट कर सके। बिल्कुल पढ़ने ऐसे वाला जब कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, वो एक आइडियल दुनिया में लेके जा रहे हैं, तो फिर लोग कहाँ पढ़ रहे होते हैं? बिल्कुल, नावल के जब आप अंदर एंटर होते हो तो आप चलते चले जाते हैं और कैरेक्टर्स उनका आप हिस्सा बन जाते हैं। तो मेरे साथ खुद भी होता है, मैं जब पढ़ रहा होता हूँ तो उस नावल या उस चीज़ में दाखिल हो जाता हूँ और लिखते हुए भी ऐसा ही होता है। ऑलराइट। अच्छा, कुछ किताबें आपके साथ भी मौजूद हैं जिसमें ख्वाहिश ख्वाब हकीकत भी है, साई इंटरनेट भी है और इसमें कि मोहब्बत में तौहीद नहीं होती। आप इतनी दूर से पढ़ पा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी नज़र अच्छी है। मैं वही कह रही हूँ, माशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ख्वाहिश ख्वाब हकीकत। मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे साई इंटरनेट के बारे में पहले पूछें ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए फिर यहाँ से शुरू करते हैं, साई इंटरनेट। इसका ये है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जैसे पहले मोहतरम आए थे बता रहे थे, तो जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते वो बाहर जाना चाहते हैं। तो एक लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, दूसरा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, तो ये दोनों ईरान और तुर्की का वीज़ा लेते हैं और आगे से ये डंकी के ज़रिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं। तो पहले ये ईरान पहुँचते हैं बस के ज़रिए, ईरान से फिर तुर्की बस के ज़रिए पहुँचते हैं क्योंकि वीज़ा होता है। फिर तुर्की में एक एजेंट को पैसे देते हैं, तो वो इनको एवरोस रिवर जो है तुर्की और यूनान के दरमियान है, उसको क्रॉस करते हैं। उसको क्रॉस करके कुछ टाइम यूनान में भी, तुर्की में भी गुजारते हैं।
फिर जब यूनान पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ खेतों में काम करते हैं, साल 2 साल गुजरते हैं, तो फिर ये कंटेनर में बंद होके इटली जाते हैं क्योंकि वहाँ की इमिग्रेशन खुली है। लेकिन जब वहाँ पे पेपर जमा कराते हैं तो वो सारे वो जो प्रूफ्स होते हैं नकली होते हैं। फिर साल 1.5 साल गुजार के फिर ये जाली डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वहाँ से पूरी फ्रांस स्टोरी एंटर होते इनकी हैं। है। जी जी, पूरी स्टोरी है। फ्रांस रहते हैं, फ्रांस में भी एक लड़का तो पेपर मैरिज करके रुक जाता है, दूसरे को अपने कानून से, अपनी नॉर्म से कहता है हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, तो मैं ये काम नहीं करता। वो फिर एक दफ़ा कंटेनर में बंद होकर, ट्रक में बंद होकर इंग्लिश चैनल क्रॉस करके लंदन चला जाता है। वहाँ से फिर वो आगे लंबी स्टोरी है, फिर वो वहाँ से डिपोर्ट हो जाता है, फिर आता है, फिर अमेरिका जाता है, वहाँ से फिर डिपोर्ट हो जाता है। और उसका जो एंड है वो एक बाग में होता है, वो एक पागल की तरह होता है, बहुत सारी ज़ुबानें बोलता है। तो लड़के से यंग जो होते हैं उसे तंग करते हैं कि सा इंटरनेट है, इसको सारा कुछ पता है। सर ये रियल लाइफ स्टोरी है किसी की या बहुत सारी imaginary? स्टोरी रियल है क्योंकि मैं सारे मुल्कों में मैं खुद भी रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट ईरान और टर्की। हाँ, तो मैंने ये लिखने से पहले बहुत से लोगों के बातचीत की है, मैं उसे इंटरव्यू नहीं कह सकता। सही। ओके, बातचीत सो की। कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है जिसमें हाँ, सब कुछ real लिखा stories हुआ हैं है। बहुत हाँ, सारे। रियल स्टोरीज से कंपाइल किया, उनको फिर एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप कर दिया आपने कि उस कैरेक्टर में आपने वो सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो आदम खान चुगताई कैरेक्टर है। ओके, आदम खान चुगताई, Very दैट्स वेरी। nice. कब लिखी थी आपने किताब? ये Novel. 2007 में पब्लिश हुई है, Alright. लिखी मैंने 2001 में थी। ओके, तो बड़े अरसे तक वो कोशिश करता रहा कि छप जाए। तो मैं चूँकि यहाँ पे नहीं होता तो आप वो PDF फाइल या इन पेज में भेजते हैं, सही। तो 7 साल लगे। लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड मेरे नावल फ्रीक्वेंटली छपते रहे। तो ये पहला था साई इंटरनेट? पहला नावल था। ओके, दूसरे पे आ जाते हैं, मोहब्बत में तौहीद नहीं। दूसरा मेरा नावल था पस्से आईना, वो 9/11 आईना। पे लिखा मैंने क्योंकि मैं अच्छा। इटली में 13 साल रहा हूँ। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट नावल लिखा वो था मोहब्बत में तौहीद नहीं होती, जो ये पढ़ा है। बिल्कुल। तो इसमें क्योंकि इस तरह के नावल लिखना बड़ा टेंस हो जाता है जब आप इस तरह के नावल लिखते हैं। तो उसमें ये लव ट्रायंगल है जैसे पाकिस्तानी ड्रामाज में अक्सर होता है, लेकिन मेरा जो उसका एंड है वो थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा। उसके पास चॉइस होती है, या वो लड़की के पास जाए या अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाए, वाइफ के पास। तो वाइफ के पास वापस आता है। सर अच्छी एंडिंग। मेरे ख्याल में मोहब्बत में तौहीद नहीं होती, लोग फ्रीक्वेंटली मोहब्बत करते रहते हैं, बल्कि आपको 10 मिनट की मोहब्बत भी हो जाती है ट्रेन में बैठे हुए। अच्छा। आपको हुई है? कई दफ़ा होती है जब मैं काम पे जा रहा होता हूँ तो मोहब्बत हो जाती है? शॉर्ट सी। तो क्या करते हैं जब मोहब्बत होती है किसी से, तो क्या करते हैं? नहीं, वो दिल में ही रहती है, पसपा हो जाती है, काम शुरू करते हैं तो भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा, यानी आप समझदार हैं। हाँ, नहीं जाहिर है जब 3 बच्चे हों तो समझदार होना पड़ता है। हाँ, अभी भी ना हो तो उधर काम तो खराब रूल्स भी है। बहुत सख्त हैं, बीवी को कुछ कहो तो मुझे बैग उठा के घर से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगली किताब पे आते उसके हैं। बाद फिर एमुना है, ये 3 लड़कियों की कहानी है इसमें, अच्छा, जो 18 to 19 एज की 3 लड़कियां हैं। तो मैंने उन्हीं के जेन में रखते हुए उन दिनों में उसी एज के जेन में रखता था। तो उसके वालदा फोत हो जाती है, तो पेरेंट्स चाहते हैं इसकी शादी कर दे, सौतेली माँ, लेकिन वो पढ़ना चाहती है। तो मैंने इसका एंड ये किया कि वो लड़की शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है। ये एक अच्छी चीज़ है। एनीहाउ, आपके पास किताबें कुछ हैं इस वक्त, कुछ आप कुछ नरेट कर सकते हो यहाँ पर, कोई अच्छी सी लाइंस? आपको पेश लफ्ज़ से सुना दूं या इसका नॉवल का टेक्स्ट? आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी, कुछ 4-5 लाइंस जो कि लोगों को कोई मजे के इंस्पायर बीच करें। में ज़ाहिर चीज़ भी हो सकती है, कोई ऐसा। चले मैं आपको सुना देता हूँ, ये एक पैसेज सुनाता हूँ। ये मेरे नावल सा इंटरनेट का पेश लफ्ज़ है, तो उसका मैंने पेश लफ्ज़ जो इब्तदाई सतरें वो क्या लिखी हैं। यूरोप एक ख्वाब है, जन्नत है, यूटोपिया है। लोग लाखों रुपया बर्बाद करके यूरोप आते हैं अपनी पुरस्कून ज़िंदगी बर्बाद करने। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी नौजवान ने अमेरिका जाने के लिए एजेंट को 20 लाख दिए, अब वो 60 लाख तक चला गया। ये पुरानी लिखी हुई है। अदा किए, जो शख्स इतनी बड़ी रकम अदा कर सकता है वो कोई गरीब आदमी तो हो नहीं सकता। मार्को पोलो से किसी ने पूछा, तुमने अपनी किताब में अपने सफ़र की तमाम तफसीलात लिखी? तो उसने जवाब दिया, जो कुछ मैंने देखा ये उसका 5% भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह जो तफसीलात मैंने यूरोप के बारे में लिखी है ये 5% से भी कम है। ज़बरदस्त सर। अच्छा, थोड़ा सा उस पर आते, जो आपने इटालियन लैंग्वेजेस के जो लिटरेचर था या फ्रेंच लैंग्वेज के जो नावल थे वो आपने ट्रांसलेट की, तो ये ख्याल कैसे आया कि वहाँ का काम ट्रांसलेट करें उर्दू में ताकि यहाँ के लोग कनेक्ट हो सकें, पढ़ सकें, और क्या फ़ायदा हुआ इसका? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने अभी तक एक ही बुक ट्रांसलेट की है, इटालियन शॉर्ट स्टोरी थी 20 तो वो पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स वालों ने कहा था कि हम आलमी अदब छाप रहे हैं, तो आपको चूँकि इटालियन और फ्रेंच आती है तो आप कोशिश करें। मैंने कहा फ्रेंच मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि ट्रांसलेट कर सकूं, तो मैंने इटालियन से की। इटालियन मेरे दिल के बहुत करीब है उर्दू और अंग्रेज़ी के बाद, बल्कि अंग्रेज़ी से भी ज़्यादा करीब है। क्यों?
वो ज़ुबान जैसे लिखी जाती है वैसे बोली जाती है, और बड़ी, मैं उसे कहता हूँ ओपेरा की लैंग्वेज है, ओके लिरिकल लैंग्वेज है सारी ना। क्योंकि इटालियन बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग हाथ से बात करते हैं, अगर आप उनके हाथ बांध दें तो उनकी आधी गुफ्तगू ख़त्म हो जाती है। अच्छा तो वो मुझे अकेडमी वालों ने कहा, फिर मैंने उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया, मुझे 6-7 माह लगे उसको लिखने में। तो ज़ुबान का जो तर्जमा है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि शायरी करे उसका तर्जमा करे वो तो मश्क हो जाती है। बिल्कुल सब तो नसर का ये है कि जब आप तर्जमा करते हैं तो वो थोड़ी आसान होती है, बिल्कुल। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप कितनी ईमानदारी से उसके साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे तराजिम हैं जो अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा किया जाता है, तो मैंने डायरेक्ट इटालियन से किया। पहले 2 ज़ख़ीम किताबें लीं इटालियन अफसानों की जो मुझे पसंद थे, और वो लोग जो फोत हो चुके थे, क्योंकि कॉपीराइट रूल होता है। तो वो सेलेक्ट करने के बाद मैंने ट्रांसलेट किए, और मुझे ख्याल क्यों है, क्योंकि मुझे अकेडमी ने कहा था, मुझे खुद भी शौक़ था। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे 40,000 रुपये मिले। अभी मिले नहीं है, चेक जमा कराया हुआ है, तो पता नहीं कब मिलेगा। तो ये मेरी वाहिद अदबी काविश है जिसके मुझे पैसे मिलेंगे, बाकी सारों पे मैंने पैसे खर्च किए, ये फ़ायदा हुआ। तो मुस्तकबिल में मेरा इरादा है कि जुवानी बोकाचो की शॉर्ट स्टोरीज को ट्रांसलेट करूँगा। आपने पता नहीं उसका नाम सुना है कि नहीं, उसने एक बुक लिखी है डिकैमरॉन, ये 800-700 साल पहले का वो अफसाना निगार है। तो उसके 100 अफसाने हैं, वो मेरी ख्वाहिश है कि ट्रांसलेट करूंगा, और अगला काम मैंने किया तो वही करूंगा इंशाल्लाह। सर ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। इट वाज नाइस हैविंग यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह अच्छा काम करते रहिए, और काम जब वो कर रहे हैं तो आगे तक पहुंच भी रहा है, न सिर्फ अपने नॉवेल्स बल्कि जिस तरह हम तर्जुमे की बात करते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और कुछ लोगों के शौक होते हैं, और वो शौक कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाते हैं कि लोग अपने शौक पूरे करने के लिए क्या से क्या कर बैठते हैं। ट्रैवलिंग का शौक बहुत सारे लोगों को है, आपको भी है, बिल्कुल है, मुझे थोड़ा सा है, लेकिन बहुत सारे और जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक भी है। सो हम देख रहे होते हैं जो नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के गए, या कोई पहाड़ियाँ किन्होंने कुछ लोगों ने सर की, और ऑब्वियसली हर एक की अपनी अचीवमेंट ज़रूर होती हैं, तो वी रियली एंजॉय दैट। लेकिन जो आज की स्टोरी है वो बड़ी यूनिक है, और लिटरली जब मैंने सुना तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई कि कैसे ये इन्होंने कर दिखाया। Absolutely. अपनी गाड़ी पर लंदन तक का सफ़र। अब जस्ट इमेजिन, ये तकरीबन 29 दिन की जर्नी है। पाकिस्तान से इसका आगाज़ होता है, ईरान, टर्की, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, कुछ मुल्क में बीच में स्किप कर रहा हूँ, एंड देन लंदन में पहुँच जाते हैं। अभी 29 दिन उनकी ज़िंदगी के आई एम श्योर के बहुत मेमोरेबल रहे होंगे। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, साथ आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं जावेद अहमद साहब। ये सफ़र इनका है, ये कहानी इनकी है, ये कैसे इन्होंने किया पूरा, इस पर बात करेंगे जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर ये इजाज़त कैसे मिली थी जाने की घर से? घर से बस बच्चों ने कहा कि शौक है आप करें, ओके, तो बस निकल पड़ा जी। फिर ये भी ठीक है। नॉर्मली जब छोटे हो तो आपको बड़ों से इजाजत लेनी पड़ती है, जब बड़े हो तो आपको छोटों से भी इजाजत लेनी पड़ती है। बच्चे बताए कि जाएं कि ना जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। कितने लोग थे आप लोग? मैं अकेला, सोलो। ये आपको शौक अकेले जाने का था, किसी ने साथ नहीं दिया? नहीं, 2 दोस्त थे साथ। अच्छा। लेकिन एक का वीज़े का इशू आ गया, एक के घर वालों ने इजाज़त नहीं दी। कि ख्याल कैसे आया कि अच्छा आपने गाड़ी पे निकलना है और बाय रोड पहुंचना है? एक्चुअली ना मेरा काम है हैवी मशीनरी का पाकिस्तान में। अच्छा। तो पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट मैंने सारा देखा ही हुआ है। तो मैं देखता था कि गोरे या ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ से अपनी गाड़ी पे बाई रोड पाकिस्तान तक आते हैं और वही जाते हैं। तो मुझे भी शौक आया कि क्यों ना मैं अपनी पाकिस्तान संभल करोला पे मैं भी सफ़र करूं। सही। तो और मैंने जाने से पहले यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया, मुझे ऐसा कोई कंटेंट मिला भी नहीं कि किसी ने ग्रीन पासपोर्ट पे ये जर्नी की हो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि एक तो जब हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं, क्योंकि अबरार भाई जो है ना बड़े फेमस हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको देखा भी जाता है किस तरह से बाइक पे वो निकलते हैं और एक मुल्क से दूसरा मुल्क, तीसरा एंड चौथा एंड वो निकल जाते हैं, लेकिन उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। उनको बहुत से मुल्कों में वीज़ा की कितने वो इशूज़ नहीं होते, लेकिन जो हमने एक परसेप्शन डेवलप की ना कि ग्रीन पासपोर्ट है, वीज़ा नहीं लगेगा, आप जा नहीं पाएंगे, खुद ही कोसते रहते हैं। तो वी हैव एन एग्जाम्पल जो कह रहे हैं ग्रीन पासपोर्ट है, वीज़ा लग रहा है और वो जा रहे हैं। सो प्लीज़ सर कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। तो मैंने बस इसके लिए कोई ज़्यादा वीज़ों की भी ज़रूरत नहीं थी। एक यूके का वीज़ा था, शेंजन का वीज़ा था, टर्की का मैंने ई वीज़ा ले लिया और ईरान का वैसे इजी मिल जाता पाकिस्तान में वीज़ा। ओके।
तो बस So, अल्लाह ये का। सारे वीजे आपने लगवा लिए पहले? जी यहाँ से। ठीक है। लगवा। अब इसमें गाड़ी का भी परमिट लेना पड़ता है हर मुल्क से? जी जी बिल्कुल नहीं, हर मुल्क से नहीं, अच्छा। अपने मुल्क से ना इदारा एक ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का लाहौर में, ओके। सही। वहाँ से गाड़ी का कार्नेट दी पासिज कहते हैं, पासपोर्ट ही कह लें गाड़ी का, गाड़ी का पासपोर्ट भी इशू हो गया? वो इशू हो जाता है। ठीक है। सही। उसके लिए ये है कि सारी दुनिया में एक रूल है कि गाड़ी की जितनी मालियत होती है ना उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक जब है। गाड़ी रिटर्न आती है तो वो आपको वापस मिल जाता है। वापस मिल जाता है। ठीक है। 80,000 रुपये फीस है उनकी बस। उसमें कोई वीजा, उस गाड़ी के पासपोर्ट में वीजा नहीं लगना? नहीं नहीं नहीं, कोई वीज़ा नहीं। दैट्स इट। आपने वो लाहौर के उस इदारे में जाना है, अपने गाड़ी का पासपोर्ट ले लेना है, एंड दैट्स इट। आपने उसके अगेंस्ट आपने उस गाड़ी की मालियत की सिक्योरिटी जमा करा देनी है। बिल्कुल ऐसे एंड ही। दैट्स बाकी आपके अपने पासपोर्ट पे जो वीजे हैं वो लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। राइट। सो अब दोनों काम हो गए जी, एक उन्होंने वीजास लगवा लिए जो रिक्वायर्ड थे और गाड़ी का पासपोर्ट ले लिया। अब जर्नी का आगाज करते हैं, जरा लेकर चले हमें भी साथ अच्छा, में लंदन। एक मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगा ऑटोमोबाइल वालों को। हमारे जो है यहाँ पे है ना पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं, अदरवाइज तो देखिए पूरा डिपॉजिट रखना पड़ता है। Yes. तो इनको पता ऑलरेडी पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी महंगी है, ये क्यों छोड़ेगा। तो वो मतलब मान जाते हैं, जहाँ आप कहें मान जाते हैं वो भी। यानी आप अगर थोड़े कम मालियत बताएं तो मान जाते हैं। ये हाँ, interesting था मतलब वैसे। देखिए गाड़ी तकरीबन 6 मिलियन की थी, ठीक है। उन्होंने मांगे मुझसे 2 मिलियन। ओके। अच्छा। और उनको पता है मतलब ये ऑलरेडी छोड़ के तो नहीं आएगा, नहीं छोड़ के नुकसान आएगा। नहीं करके आएगा। ऐसे- पाकिस्तानी बिल्कुल नुकसान नहीं करके आएगा। ऐसे ही है सर। अच्छी बात है सर, होना भी ऐसे चाहिए। चलें आप जरा शुरू करते हैं, जर्नी कैसे शुरू की, ये तो प्लानिंग होगी सारी। जी, जी। आप जरा हमें सफर पे लेके चलें। 22 दिसंबर को मैं इस्लामाबाद से निकला वाया तफ्तान, आगे ईरान, फिर इसी तरह टर्की, ग्रीस और इसी तरह निकलता इटली, और मतलब 17 मुल्क, 28 दिन और 15,000 किलोमीटर गाड़ी मतलब मैंने चलाई। नहीं सर, हमें जरा आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलें, आप इतना तेज ना चलें। अच्छा। सो पाकिस्तान से पहले ईरान चलें। जी जी। मुझे पता है पाकिस्तान से ईरान जब आप एंटर हुए तो क्या चीज़ आपने मुख्तलिफ महसूस की, फिर उस ईरान का सफ़र कैसा रहा? सर जैसे ही पाकिस्तान से हम लोग ईरान में इंटर में हुआ तो एक तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड ड्राइव, ओके। सबसे पहले तो रोड गाड़ी पे आपकी इस तरफ आ गई। स्टीयरिंग भी इधर चला गया और रोड भी वो थोड़ा सा एक था, लेकिन क्योंकि मैं पहले भी सफ़र करता रहता हूँ मुझे खैर इतना इशू नहीं फील हुआ। और पेट्रोल 11 रुपये लीटर, और अगर मुझे पहले ये कहा गया तो आपको वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, बहुत हालात ख़राब हैं, लेकिन मैं जब वहाँ पे गया तो बिल्कुल उसके सब कुछ उलट था। सही है। इतने मेहमान नवाज लोग, कहीं से कॉफ़ी पी, चाय पी, कोई पैसे, आप मेहमान हो कैसे लें आपसे। जी जी। अच्छा। और ये 3100 किलोमीटर में मुझे टोटल 2 टोल प्लाजे मिले, ओके। ठीक है, और एक ने पैसे नहीं लिए और एक ने मुझसे पाकिस्तानी 30 रुपये चार्ज किए। अच्छा। इमेजिन करें कि 3100 किलोमीटर में 30 रुपये टोल टैक्स, दैट्स टोल इट। टैक्स। उसके बाद जब ईरान से आप आगे गए जी, तो जी। फिर सफ़र कहाँ तक पहुँचा? फिर मेरा ईरान बॉर्डर से आगे टर्की था। ठीक है। अब मेरे पास एक मसला मुझे आ रहा था कि मेरे पास था सिंगल एंट्री शेंजन का वीज़ा, ओके। बल्गारिया रोमानिया शेंजन में आगे थे। ठीक है। अब मैं कंफ्यूज था जब मैं इस्तांबुल के पास पहुंचा कि मैं बल्गारिया से एंट्री लूं या ग्रीस की तरफ जाऊं। सही। और पता चला कि बल्गारिया अभी रोड एंट्री नहीं दे रहा, वो दे रहा है 1 जनवरी 2025 से। ओह। और अगर वो मुझे दे भी देते तो मैं जैसे ही बल्गारिया सिंगल एंट्री वीज़ा था क्रॉस करता, सर्बिया में स्टक हो जाता। ओके, वहाँ वीज़ा जाना तो यूज़ हो चुका था, सिंगल एंट्री था। बिल्कुल। तो फिर मैंने ग्रीस से फेरी लेके इटली, वहाँ से प्रॉपर फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की। ओके। अच्छा। इस दौरान अभी ऐसा कोई हर्डल उस तरह का आपने फेस नहीं किया? नहीं। कोई परेशानी नहीं कि घर से कॉल नहीं भेजने वापस आ जाएं, कोई बच्चे तंग कर रहे हैं, कोई ऐसी कॉल वॉल तो नहीं आई अभी नहीं तक? नहीं, ईरान में वैसे ही मोबाइल नहीं चलता, सिम नहीं चलता। वहाँ प्रॉब्लम है, ये यूएस की सैंक्शन शायद लगी ठीक है, इस है। वजह से वहाँ पे तो कॉल आती भी नहीं है। ओके। टर्की से फिर स्टार्ट हो गया घर वालों का फिर हाल contact साथ चल रहा है, ज़ाहिर साथ बता रहे हैं सुकून यहाँ होगा पहुँच कि गए। नहीं मैं पहुंच चुका हूँ। अच्छा, साथ साथ घर वालों को भी सैर करवाई होगी। जी बिल्कुल। तो साथ व्लॉग भी चल रहा था? नहीं व्लॉग जब मैं पहुंचा ना अनकरा के पास टर्की में, तो मैंने कहा मुझे तो कोई कंटेंट मिला नहीं था, क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बना दूं, अगर किसी ने पाकिस्तानी ने नेक्स्ट टाइम ये सफ़र Yes, करना तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैंने वहाँ पे चैनल बना दिया। सही। मैं ग्रीस नहीं पहुंचा, चैनल मोनेटाइज भी हो गया। Really? इतना लोगों ने पसंद किया कि Wow. यार ग्रीन ये पासपोर्ट तो पे वैसे- ये इससे पहले आपने यूट्यूब पे काम नहीं किया मैंने था? बिल्कुल नहीं किया। हाँ। वाओ, यानी सर, अब ये लोग- देखें YouTube स्टार्ट किया, विद इन आवर्स मोनेटाइज हो गया, क्योंकि ज़रा उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हाँ। कि इतने आवर्स वॉच टाइम और इतने सब्सक्राइबर्स, तो लोगों ने पसंद किया क्योंकि उससे पहले उस पर काम नहीं था। जो ये दिस शोज के जो हम कहते हैं ना कंटेंट ऐसा ना हो तो वो बिकता नहीं है, नया फ्रिंज content कंटेंट लाएं होना तो इंपॉर्टेंट बिकेगा। है।
फैमिली व्लॉगिंग ज़रूरी है, या इस तरह का कंटेंट हम अक्सर देख रहे होते सोशल मीडिया, जिसको पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज भी कर रही होती हूँ कि नहीं, हमें अच्छी चीज़। तो देखिए, आप जब अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज़, कोई कुछ यूनिक आप अपलोड करते हैं, ये एक बड़ी ज़बरदस्त हमारे सामने एग्जांपल है कि किस तरह से फिर सपोर्ट भी मिली और लोग देखते हैं अच्छा काम। दिस इज एग्जांपल। एब्सोल्युटली। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। फिर कहाँ पर पड़ाव किया? फिर मेरा ग्रीस था, ग्रीस से मैंने फेरी लेके इटली पहुंचा। ठीक है। इटली फिर जब मैं पहुंचा तो मैंने इतना लोगों, मतलब टिकटॉक पे ना, मतलब मेरी वीडियोस को 100-200 बंदा देखता, वो पहले से था। सही है। मिलियंस में। वाओ। अब मैंने दोस्त को कहा आप आ जाओ, यूरोप पूरा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। तो फिर हम लोग, वो भी दोस्त भी मेरे आगे, बशारत साहब वहाँ से, तो हमने बस जर्नी स्टार्ट कर लीजिए। वहाँ से हम स्विट्ज़रलैंड, फिर लिंचनस्टाइन, वहाँ से निकल के लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड लंदन, यूके। ओके। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में होता है कि फॉर एग्जांपल हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हमें लगे कोई गोरा विजिट करने आया, तो ज़रा लोग रुकते हैं, ज़रा हाल चाल पूछते हैं, गपशप लगाते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं। सो क्या आपके साथ भी ये मामला था कि उनके देश में जाके उनकी तरफ से एक आपको डिफरेंट एटीट्यूड नज़र आया कि वो पाकिस्तानी इज़ हियर? सर नो डाउट पाकिस्तानियों ने तो बहुत प्यार दिया, ओवरसीज़ भाइयों ने तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो गोरों ने दिया ना, वो मैं शायद भुला ही ना पाऊँ। अच्छा। मेरी ज़िंदगी का ये पहला सफ़र था इस तरह, और मतलब मैं हैरान था कि इतना प्यार देते हैं टूरिस्ट को ये लोग। देखिए, आप लीगल जब जाते हैं वो आपको वेलकम करते हैं। अब देखिए, बड़े बॉर्डर दो ही थे, या यूरोप का एंट्री लेयर था ग्रीस से, या यूके का। आप बिलीव करें, मैंने गाड़ी का सीट बेल्ट नहीं खोला। गाड़ी में बैठा हूँ, पासपोर्ट दिया, सिर्फ एक जगह पे सवाल किया ग्रीस में कि आप बाई एयर क्यों नहीं जा रहे, वो चीप था। मैंने कहा ये मेरा ड्रीम था। मैंने कहा वेलकम जी। बाई एयर चीप था? मतलब बाई रोड से बाई एयर, मतलब उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने सवाल किया ना। नहीं, वैसे मैं अपने समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि वाकई ये महंगा पड़ा आपको बाई एयर से? नहीं सर, अगर मैंने जैसे 17 मुल्क घूमे ना, बाई एयर वो बहुत महंगा था, लेकिन उनके ज़हन में दिया कहाँ जा रहा हूँ, मैंने कहा यूके जा रहा हूँ। एस्टिमेट अगर आप बताना चाहें, बिकॉज़ इतने लोग देख रहे हैं जरूर आपने बताएं, YouTube, जरूर बताएं। हाँ, तो हमें जरा एस्टिमेट भी बताएं कि कितने पैसे जमा कर लें टोटल हमें? आपके पैसे सब कुछ मिला के, ईच एंड एवरीथिंग, आपका रहना, ट्रैवल, ईच एंड एवरीथिंग, आपको कितनी कॉस्ट पड़ी? 17 मुल्क। मतलब ऐसा है कि या इस्लामाबाद से ग्रीस तक तो मेरे पाकिस्तानी को 1,30,35 हज़ार रुपये लगे थे। ठीक है। उसके बाद ज़रा महंगाई भी शुरू हो गई थी यूरोप में, बशारत साहब भी आ गए, फिर हमने मिलके कुछ खर्चा किया। तो फिर तो आप मेहमान थे ना? तो शॉपिंग निकाल के ना, शॉपिंग और लग्जरी निकाल के कोई अगर ट्रैवल करना चाहे तो कितने पैसे उसके पॉकेट में? यानी हम इस तरह सवाल रख रहे थे कि वीज़ा कॉस्ट भी है इसमें, आपके पेट्रोल कॉस्ट भी है इसमें, आपकी लिविंग कॉस्ट भी है। आई एम श्योर कि आपका डेली जितना खर्चा आ रहा होता है। बिल्कुल। अब वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने गाड़ी एक्चुअली फ्राइडे वाले दिन छोड़ दी वहाँ पे शिप यार्ड पे। ओके। 4:30 बजे का टाइम था, सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो जल्दी में ना मैं वो गाड़ी से स्लिप्स निकालना भूल गया। अभी कैलकुलेट नहीं की वो किया। अंदाजा कोई? तकरीबन अंदाजन 1.67 मिलियन। ओके। तकरीबन 16-17 लाख रुपए। 16-17 लाख। इसमें सबसे बड़ी कॉस्ट है गाड़ी की शिप वापस, मैंने बाई शिप कराची मंगवाई है। ओके। उसमें कोई 1400 समथिंग पाउंड्स। अच्छा, और अगर यही अगर आप बायर प्लान करें तो उसमें कितनी कॉस्ट हो जाती है तकरीबन? 17 मुल्क आप घूमे तो अराउंड एस्टिमेटेड ये 3 मिलियन प्लस में आप चले जाएंगे। ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, और एक्सपीरियंस अपनी जगह पे है। मैं एडवेंचर तो ज़ाहिर होगा ही जो हालात होते हैं, स्पेशली अकेले जाना। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि चलो दोस्त साथ हो तो आप एंजॉय करते हुए जाते हैं, एक सपोर्ट होती है और सब कुछ आप देख रहे होते हैं, बट वाकई एक बड़ा दिल चाहिए इस जर्नी के लिए जो आपने की है। एब्सोल्युटली। मतलब बहुत से लोग शायद इस स्टोरी के बाद कोशिश भी करेंगे, जिनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, जो ट्रैवल करते हैं, वो चाहे फिर गाड़ी पे जाएं चाहे बाइक पे जाएं। मैं तो कहूँगा गाड़ी पे जाएं ज़रा बेहतर है, थोड़ी सहूलत रहती है। बाइक फॉर मी इज अ लिटिल टफ। ऑल्सो शुएब, जो ख्वाब पूरे करने की बात होती है, तो मुझे लगता है जावेद साहब आपने भी जब कभी जिक्र किया होगा तो बहुत सारे लोग ये बात ज़रूर कहते होंगे कि ये क्या मतलब क्या बात कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, या ये बंदा कहाँ जाएगा। डिस्करेज करने वाले बड़े लोग होते हैं, डीमोटिवेट करने वाले, बेशक वो कंसर्निंग वे में, बट वो आपकी ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने एक्सपीरियंस ये किया था? बिल्कुल। यहाँ पे काफ़ी दोस्तों ने मुझे, जब मैंने कहा कि मैं निकल रहा हूँ, कहते क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है। इवन अच्छा, एक और मेरे से इत्तेफाक हुआ कि मुझे किसी दोस्त ने कहा था कि आप जो टर्की का वीज़ा ले रहे हो, बाई एयर तो एयरपोर्ट पे मसला नहीं है, लेकिन बाई लैंड आपको प्रॉब्लम होगी, वो आपको वापस भेज देंगे। अच्छा। तो मैं टर्की एम्बेसी का यहाँ पे जो अंतालिया इनका है ऑफिस, वहाँ चला गया। तो मैंने उनको कहा जी इस तरह मैं जा रहा हूँ, बाई रोड जा रहा हूँ, कि मुझे वीज़े पे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से 5000 किलोमीटर में ड्राइव करके जाओ और बॉर्डर से पता चले इस पर एंट्री नहीं है।
अच्छा तो वो आगे से क्या कहती हैं खातून जी, अच्छा बाई रोड भी जा सकते हैं। तो मैं हैरान रह गया उसकी बात सुन के कि आप यहाँ पे बैठे हो, आप हमें बताओ। मैंने कोई मुझे उनको पता खातर नहीं। खा जवाब नहीं दिया। ओके। और कहते हैं आप अपने इमिग्रेशन से जाके पूछ लें। अब इमिग्रेशन वालों को क्या एतराज़, पाकिस्तान वालों को वीज़े तो मेरे पास थे, उन्होंने तो जाने देना था, मसला तो वहाँ की इमिग्रेशन का एंट्री था। का मसला हो सकता था। अच्छा इस सारी जर्नी में ना हमें जो सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड में कपल मिला, अच्छा, तो उन्होंने जो प्यार दिया ना, मतलब वो मतलब बहुत ही, आपको मैं स्टोरी सुनाऊँ ना तो प्लीज आप सुनाइए जी। हम ट्रक शॉप पे वहाँ पे रुके, तो खातून जो थी ना वो गाड़ी का नंबर देख के गूगल पे सर्च कर रही थी, ये कहाँ का नंबर है। तो हम भी आ गए, हमने कहा क्या सर्च कर रही है, कहती कहाँ से आया, हमने कहा पाकिस्तान से। तो उसने अपने हस्बैंड को गाड़ी से बुलाया। ओके। तो इतना उन्होंने प्यार दिया, मतलब आधा पौना घंटा हम खड़े रहे उनके साथ। तो नंबर भी मतलब हमने दे दिया Right. उनको, उन्होंने मांगा क्योंकि वो कह रहे थे हमारा प्लान है कि हम भी पाकिस्तान का ट्रैवल करें। उन्हें साथ बैठा के नहीं, खैर वापसी आपकी गाड़ी पे नहीं थी ना। अच्छा तो हम लोग जैसे ही होटल पहुंचे ना, तो शाम को उनकी कॉल आ गई, अगर कल आप लंच पे हमारे यहाँ आए। अच्छा, वाह। तो मैं, मेरे साथ जो दोस्त है बिशारत, मैं उसे देख रहा हूँ कि यार मतलब इनका खाना हमारा हाँ, थोड़ा है, मतलब हम देख ही रहे, अभी बात नहीं हमने की। फ़ौरन से वो कहते हैं हमें पता है आप मुस्लिम हो, हम आपके लिए हलाल कब Great. अरेंज करेंगे, आप घर आएंगे। अच्छा अब नेक्स्ट डे हम घर गए उनके पास, तो उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि रात से ये आटा गूंदना सीख रही है कि तुम मुस्लिम लोग चपातियाँ खाते हो। और चिकन ज्यूरिच से उन्होंने मंगवाया और स्पेशल उन्होंने दिखाया, ये देखिए हलाल चिकन ज्यूरिच से आपके लिए मंगवाया है, और राइस बनाया हमारे साथ खाया। ये जो उन्होंने प्यार दिया ना, वेरी नाइस। ये यकीन चपाती कैसी थी? अच्छी थी, अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी जी। और आई मीन जाहिर है वो रूटीन में नहीं बनाते और होंगे। साइज दूसरा में- खुलूस से अगर बनाई हुई थी तो बिल्कुल ऑब्वियसली साइज में जरा छोटी थी, लेकिन वो बहुत सर अच्छा वो taste तो था। फिर आप बड़ी रोटी खाते होंगे ना सर। पाकिस्तानी मर्दों का ये तो बड़ा मसला है ना, रोटी अगर पतली हो ये क्या है, तो एक निवाला था हमारा, ये भी बड़ा मसला है। इससे मर्दों में ना डाले, होता है जनरली नहीं, आपके घरों में अगर लड़कियां- चपाती साइज बड़ी हो तो आपको बड़ी पसंद आ रही होती है चपाती, वरना आप कहते हैं कि छोटी चपाती है। जी इस नहीं, मैं इस पे आपको छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। सुनाइए। मेरी वाइफ के घर में ना बहुत छोटी चपाती, वो कहते हैं हम बहुत सही। छोटे फुलके बनाते होते थे। तो मेरी फैमिली ज़रा बड़ी है, जब शादी हुई तो मेरी वाइफ कहती हैं कि मैं, उसके चाचू ने से कहा जिस घर तुम जा रही हो वहाँ छोटी चपातियाँ नहीं चलेंगी, जरा बड़ी चपातियाँ बनाओ, वरना पूरी चपातियाँ बनाती रह जाओगी। सही बात है। So वैसे। ये क्योंकि होता जिनको है। अच्छा वो ये भी होता है कि शायद भूख की बात कम होती है, वो ये होता है कि अच्छा मैंने 2 रोटियां खानी है तो मैंने 2 ही खानी है। दो कैलकुलेटेड खाना खाना होता है, कैलकुलेटेड खाना खाना। बड़ी बड़ी 2 चपातियाँ ऐसे कर लेते हैं। एनीहाउ सर, खाने आपको कहाँ के सबसे अच्छे लगे? खाने ईरान का भी अच्छा था, ठीक है। टर्की का भी अच्छा था। यूरोप में थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, हलाल फूड मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है, मिल जाता है। हाँ, बहुत ईरानी, टर्किश और पाकिस्तानी, सीरियन काफ़ी होटल्स हैं वहाँ पे, मिल जाता है। कोई ऐसा प्रॉब्लम कहीं पे खाने का नहीं आया होता। कि ना खाया हो किसी दिन। किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपने जाना तो सीधा है, लेकिन आप कहीं डी ट्रैक हो गए हो, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, गूगल मैप का इस्तेमाल ही किया है? किससे पूछा भाईजान इस तरफ को जाना है, किस तरफ को जाऊँ? नहीं, गूगल मैप का ही गूगल मैप ने सही पहुंचाया आपको? बेहतरीन पहुंचाया जी। ईरान में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हुआ एक आध जगह पे, थोड़ा सही सा है, इंटरनेट की वजह से इंटरनेट, maybe। क्योंकि वो नेट वहाँ पे था नहीं, तो लेकिन उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई यूके तक। अदरवाइज चीज़ें स्मूथ रही। बहुत कोई ऐसी जगह जहाँ पे दिल करो कि थोड़ा और वक्त गुजारें, आसपास और इलाकों को विजिट करें? हाँ, स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत था, ऑस्ट्रिया, मतलब लग्जमबर्ग, मतलब काफ़ी मुल्क ऐसे थे कि जहाँ पे दिल करता था कुछ और वक्त गुजारें। वो वक्त गुजारें। ओके। और सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज कहाँ के लोग थे जिनको आप सबसे टॉप, एक तो आपने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल सुनाई भी कि एक कपल की थी, बट ओवरऑल सबसे ज़्यादा? ओवरऑल मुझे शांज़ेलिज़े पेरिस में मिले थे, लेकिन वो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी। ओके। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार दिया, स्पेन वालों ने भी बहुत दिया, यूके वालों ने भी, लेकिन वो जो उन्होंने दिया ना, वो हमारा पहला था पाकिस्तानी, इतनी तादाद में इकट्ठे हो गए और कहते हैं जा नहीं सकते हो। वो कहते थे कि आप गाड़ी के पैसे मांगो, गाड़ी छोड़ के जाओ यहाँ पे। पाकिस्तानी गाड़ी है, पाकिस्तान इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है, फर्स्ट टाइम कोई इस्लामाबाद से यूरोप में आया। अगर आप चाहते हो ना कि हम चलाएं नहीं, तो हम नहीं चलाते, ये गाड़ी सिर्फ आप हमसे पैसे ले लो, गाड़ी पाकिस्तान एम्बेसी में छोड़ दो वहाँ पे कि लोग आगे देखें। अच्छा, ये इतना उन्होंने मुझे, बल्कि एक शो भी हुआ था वहाँ पे FP92, अच्छा। उसमें भी उन्होंने कहा कि आप मांगे पैसे, लेकिन जब यहाँ से आप गाड़ी लेके जाते हैं ना ऑटोमोबाइल वालों से, आप एक एफिडेविट देते हैं कि मैं अपनी चीज़ अपने मुल्क वापस लाऊंगा। ओके। तो अगर इस तरह की जब कोई हो जाए ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप
अच्छा इंप्रेशन नहीं फिर जाता कि लालच देखिए यहाँ करने से की लेके जरूरत भी गए नहीं थे वहाँ होती। छोड़ आए गाड़ी। लीगली आप बाउंड हैं तो इट्स जी, वेरी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट कि आप वो सब चीज़ों को फॉलो भी करें, और शायद इसलिए आपका सफ़र भी इतना अच्छा रहा क्योंकि आप हर चीज़ बहुत लीगल तरीके से आप फॉलो करते रहे। जहाँ आप गए वहाँ भी इज्जत मिली, बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहमान नवाजी भी की क्योंकि आप किसी गलत तरीके से नहीं गए थे। अब इस यूट्यूब को आगे लेकर चलना है, आप किसी और तरफ को सफ़र करना है? अभी भी सर मैं आपको दिखाऊं ना, हज़ारों के हिसाब से मैसेज पड़े जिनका हम अभी तक रिप्लाई नहीं कर सके उन दोस्तों को। जाहिर है, मतलब मुश्किल हो इतना जाता है। ज़्यादा। और कुछ जिनके साथ हमारे राब्ते हुए हैं कुछ दोस्तों के साथ, वो बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ वो कह रहे थे हमें पता नहीं थे, बॉर्डर एक्सपीरियंस और कारनेट ये हमें बस बता दें। मैं तो कह रहा कॉन्वॉय की सूरत में जाएं अब। आप ऐलान कर दें कि अगला ट्रिप हमारा यहाँ का है, मतलब इस इन डेट्स का है, तो पूरे पाकिस्तान से जो जो जाना चाहता है वो आप अपनी भी गाड़ी जानते लेके हैं पहुंच वैसे। जाए। छुट्टी देंगी मुझे आप? दे देंगे 29 दिन है। हम सब आप हमारे लिए अच्छे 29 दिन बहुत ज़्यादा है लेकिन चले आप हमारे लिए अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करें। आई वुड लव टू डू दैट, अगर आप मुझे अलाउ Why करते तो not? मैं उनसे कहूंगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम जा रहे हो तो मैं भी अपनी गाड़ी चले पीछे जावेद लगा साहब आप लूंगा। इनको बता दीजिएगा, ये भी क्या याद करेंगे आप कि next plan करें 29 कोई। दिन। सर आप बस ट्रैवल विद जावेद यूट्यूब चैनल सर्च कर फिर लीजिएगा, खुद से plan उस कर पर लें। सब कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई Good हो मसला नहीं है। और ये अगर आप सीधा जाएं यूके तो टोटल 7 दिन का सफ़र था। नहीं नहीं, अब हम लोग ना आहिस्ता 29 आहिस्ता दिन- जाएंगे, रुक रुक के हम चपातियां भी खाएंगे, मेहमान नवाजी भी इंजॉय करेंगे, लोगों से मिलेंगे। हम क्यों जल्दी जल्दी में वो जाएंगे, जो हम अब आराम आपने आराम से इतना जाएंगे। एक्सपीरियंस बता दिया, वो जाहिर है हर कोई वो एक्सपीरियंस करना चाहता है कि वही अच्छी चीज़ है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, कभी बाई रोड गए ना, जब वहाँ पे देखेंगे खास तौर पाकिस्तानी गोरे भी जो जो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं वही बंदा हूँ जो, मतलब क्या मुझ में पहले भी आया हूँ, कभी इस तरह नहीं, अब क्या हुआ है Okay, सिर्फ just क्या because था of this thing. कि एक पाकिस्तानी गाड़ी थी, पाकिस्तानी पासपोर्ट है मेरे पास, इस बात पे मेरा तलक वैसे मंडी बहाउद्दीन से है ना, Okay. तो वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन की कम्युनिटी भी बहुत है। बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने इस बात पे भी कहा कि हमारे मंडी का बंदा यहाँ पे आए और हम इसे रिसीव ना करें, तो आए। बड़ा प्यार दिया जी उन्होंने। माशाल्लाह। ये आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था? जी इंटरनेशनल, Okay. ये इस्लामाबाद से बन जाता है। बन जाता है वो तो, अगर आपका लाइसेंस बन जाता है और जी, जी। उसके थ्रू फिर आप बाहर भी कहीं जाते तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं। और आपका चूंकि पहले भी एक्सपीरियंस है बाहर का, तो ट्रैवलिंग ड्राइविंग आपको उस तरह से कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा, इस दौरान कोई ऐसा और वाक़या जिसको आप शेयर करना चाहते हो हमारे नाजरीन से, इस पर्सपेक्टिव से कि अगर आप भी ट्रैवल करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें? वो ये भी हो सकता है कि अच्छा ये चीज़ आप गाड़ी में लाजमी रख लें, अगर आप Do's and don'ts, है ना? डूज एंड डोंट्स। अब ये पाकिस्तानी गाड़ी थी मेरे पास, ये गाड़ी जो थी ना, ये ईरान से यूके तक कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, ये एक मतलब पाकिस्तान में ये करोला चलती है। ठीक है। मतलब ऑयल आपको चेंज करवाना पड़ेगा, ऑयल फिल्टर साथ रख लें, टूल किट साथ रख लें, ठीक और है। सोलो मेरी तरह कभी ये सफ़र ना करें। आप बोर हुए थे? नहीं देखिए सर, इंसान है ना, बीमार हो जाए, बीमार से। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। देखिए नए रोड, नए इलाके, नए बिल्कुल मुल्क, ऐसे ही आपको है। कुछ पता नहीं है। मैंने तो चले कर लिया, तो मुझे इस चीज़ से ये सबक मिला कि अकेले नहीं करना चाहिए था, कम से कम 2 या 3 बंदे हों। सर बल्कि इसमें आप यूँ करें ना कि आपके हर मुल्क में ना एक दोस्त होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जब यहाँ से ईरान जाए तो ईरान के दोस्त ज्वाइन करें आपको, ताकि आपको टूर भी अच्छा दे। ईरान की बॉर्डर पे भाई खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया, टर्की वाले दोस्त को कहें पहुंचो बॉर्डर पे, वो आपको लेके जाएगा दूसरे बॉर्डर हाँ, तक। तो जो एंटी सोशल लोग हैं वो क्या करें फिर? पहले social हो ना, वो घर बैठे। देखो इतने 17 मुल्कों के कहाँ हो जाके दोस्त ढूंढते रहे। नहीं, मिल जाते हैं सभी। इट्स एन आइडियल सिचुएशन एंड आई एम श्योर जितने आप सोशल हैं शोएब, आपको मेरे तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो उन दोस्तों को पहुंचो बॉर्डर पे। 100% श्योर कि इनको वो 17 के 17 मुल्कों में इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर मिलेगा। हाँ, जो तो मैं शुड बी company सोशल लाइक देगा। मी, आपके इतने मुल्कों में दोस्त होने चाहिए। आप कहीं जाएं तो आपको गूगल से सारा ठीक है, इंपॉर्टेंट It's a होता है, good बट thing. अदरवाइज अगर वहां का कोई सर बंदा आप आपके भी साथ वैसे होगा तो मजा आएगा। सोशल होना आप ज्यादा हो गए होंगे सोशल लोग, बिकॉज़ एक एक्सपोजर भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना इस तरह के ट्रैवल के बाद, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होता है अपना। बिल्कुल ऐसे ही है जी, जाने से पहले तो मुझे था कि पता नहीं क्या होगा, जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जब ये हो गया अब तो मैं कह रहा हूँ मैंने छोटा प्लान क्यों किया, मैं वर्ल्ड टूर का प्लान क्यों नहीं किया हाँ, मैंने। बाकी लंदन में तो चले ही गए, थोड़ा आगे ही निकल जाते और। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पीछे भी बच्चे हैं ना, आपको बताया। सो ये बच्चों ने फिर कोई रास्ते में फरमाइशें की कॉल करके कि अब बाबा इस मुल्क में पहुंच गए, अब ये आपने इस मुल्क से लेकर आना है, ये इस मुल्क से लेकर आना है, या आपने खुद ही से ले ली चीजें? नहीं मैंने खुद ही से ले ली। बच्चे अच्छे हैं जी, माशाल्लाह, उन्हें पता बहुत पापा अच्छे हैं। घूमने गए, वो घूमे एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और उनके यूट्यूब पे जाके आप बाकी उनकी जर्नी देख सकते हैं। हमने कोशिश की थोड़ी थोड़ी बात आप तक करें, तो अगर चपाती आपने देखनी है या आपने उनकी जर्नी की बाकी मामलात देखने आसपास YouTube पे के, देखे जाके। तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।